कीप कैटायनिक फॉर्म में एनायोनिक एंड कैटायनिक, तो आयन सप्लाई पंप मैकेनिज्म में कैटायनिक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के द्वारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में अंदर इंटरेक्ट होने के लिए कैरियर मॉलिक्यूल्स द्वारा पास ऑन होने के लिए इंपॉर्टेंट है सोडियम, राइट। टोटल बॉडी सोडियम कितना है, तो 4000 मिली एम्पियर्स मींस की MEQ, that is the unit of the sodium intake in our body. 50% making into the bone formation, 40% increase in extracellular fluid, and 10% involved into the soft tissue, right। तो total amount कितना है, तो 4000 है, उसमें से 50% bone requirement के लिए, 40% extracellular fluid के लिए, 10% soft tissue के building blocks के लिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स उसका बायोकेमिकल फंक्शंस क्या है, तो बायोकेमिकल फंक्शंस है तो सोडियम रेगुलेट्स द बॉडीज एसिड बेस बैलेंस, ऑब्वियसली होम्योस्टेटिस मैकेनिज्म को वो मेंटेन करेगा, और आयन सप्लाई हमारी बॉडी में जो भी हो रहा है, आयन पंप मैकेनिज्म, सोडियम पोटेशियम पंप मैकेनिज्म जो भी मेंटेन्ड हो रही है, मींस कि हम बोलते हैं होम्योस्टेटिस मैकेनिज्म जो भी हो रही है वो सोडियम सोडियम के कारण होगा एज ए सोडियम बाइकार्बोनेट मींस, और हमारी बॉडी में वो एसिड बेस बैलेंस का मींस कि पीएच का बैलेंस वो मेंटेन करेगा। द नेक्स्ट फंक्शन है सोडियम रेगुलेट्स द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, मींस कि हाइपरटेंशन को रिलीज करेगा, जैसे कि सोडियम अगर मॉडरेट अमाउंट में हमारी बॉडी में है तो वो ब्लॉकिंग फॉर्म नहीं कर पाएगा और हाइपरटेंशन रेट को नहीं होगा, जैसे कि स्टोरेज मींस कि उसका जो रेट होना चाहिए मींस कि जो लोड है, जो टिश्यू में लोड उसका बढ़ेगा नहीं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम को वो रेगुलेट करेगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो फ्लूइडिटी फॉर्म हो रहा है, जो बाहर से इंफ्रारेड फॉर्म जा रहा है उसको। Sodium pump is operate in all the cells so as to keep the sodium extracellular, जिसके सोडियम पंप मैकेनिज्म को वो ऑपरेट करेगा इनटू द सेल, सेल के अंदर जो सोडियम पंप मैकेनिज्म जो है, जो कैरियर मॉलिक्यूल्स के साथ उसका होम्योस्टेटिस मैकेनिज्म के साथ उसको मेंटेन करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म के साथ इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म में वो ट्रांसफर करेगा। दिस मैकेनिज्म इज द डिपेंडेंट ऑन टू द एटीपी डिपेंडेंट मैकेनिज्म, मींस कि वो किस पर डिपेंडेंट, एनर्जी सोर्स के साथ सोडियम पंप मैकेनिज्म काम कर रही है तो वो एक्टिव फॉर एटीपी, याद रखना एक्टिव मैकेनिज्म जितनी भी हमारी बॉडी में पंप मैकेनिज्म थ्रू हो रही है तो वो एटीपी के साथ ही हो रही है, तो एटीपी का इन्वॉल्वमेंट ये जो भी आयनेटिक सप्लाइमेटिक फॉर्म है उसके साथ डिपेंडेंट है, दैट इज अ मेजर रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ द सोडियम। यहाँ पे पोटेशियम आयन, यहाँ पे गेट मैकेनिज्म दिया गया है कि जिस तरह से अगर ये कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम का अगर इतना आएगा तभी जाके वो आउटर सेलुलर मैट्रिक्स से मींस की एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में आएगा, लेकिन कब आएगा, जब इतने सोडियम जो होम्योस्टेटिस मैकेनिज्म को कॉज करेगा, इतने सोडियम आयन बाहर जाएगा, आउटसाइड कॉस्ट होगा, इनसाइड से आउटसाइड जाएगा, तभी ये गेट ओपन होगा। तो इसको बोलते हैं क्या, ये शॉर्ट अपीयरेंस बोल रहे हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था आयन चेस्ट पंप मैकेनिज्म, तो ये इनसाइड और आउटसाइड की होम्योस्टेटिस मैकेनिज्म पंप चैनल थ्रू वो कंसंट्रेशन थ्रू वो मेंटेन करेगा। रिक्वायर फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस, मींस की जो ऑस्मोटिक प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस को वो मेंटेन करे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि जितना भी ऑस्मोलिटी मींस की जितना भी रिवर्स ऑस्मोसिस मींस की ऑस्मोटिक फॉर्म क्या है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाया द परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वो हायर टू लोअर तो जा रहा है लेकिन रीअब्जॉर्प्शन और रिक्वायर अमाउंट में, जैसे कि हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेशर के साथ उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो फ्लूइड को मेंटेन करेगा, जैसे कि वो बफर के जैसा काम करेगा इनटू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के अंदर। एग्जांपल के साथ मैंने बताया नेसेसरी फॉर नॉर्मल मसल्स इरिटेबिलिटी एंड सेल परमिएबिलिटी, नॉर्मल मसल सेल की इरिटेबिलिटी को वो रिलीज करेगा एंड सेल की परमिएबिलिटी को वो इंक्रीज करेगा। परमिएबिलिटी जिस तरह से इंक्रीज होगी उसी तरह से ब्लड सप्लीमेंट्री कॉस्ट प्रॉपर से होगा, आयन सप्लीमेंट्री फॉर्म बहुत रिच होगा और मसल्स की इरिटेबिलिटी कॉस्ट लेस होगी, राइट। डेली रिक्वायरमेंट कितना है इसका, तो नॉर्मल डाइट कंटेन 5 to 10 ग्राम ऑफ द सोडियम मेनली एज अ सोडियम क्लोराइड, मींस की नॉर्मल डाइट कितना है तो 5 to 10 ग्राम ऑफ द सोडियम कितना चाहिए डेली इंटेक में, 5 to 10 ग्राम जितना हमें सोडियम चाहिए डेली इंटेक में, मेनली एज अ सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl इन द फॉर्म ऑफ द सोडियम क्लोराइड। सोर्सेज कितना है तो कॉमन सॉल्ट, उसका सोर्स क्या है तो कॉमन सोर्सेज यूज इन कुकिंग कुकिंग मीडियम मीन्स की जो कुकिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं जो सॉल्ट के फॉर्म में है उसमें ही हम इतना यूज कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। जैसे कि ब्रेड है, नट्स है,
egg है, whole grain है, leafy vegetables and milk, that is a good source of the daily requirement of the sodium. एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, तो सिंपल हमने देखा था एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगा कि जैसे कि फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कि rapidly absorbed into the GI tract, very little, less than 2% is found into the feces, means कि GI tract readily absorb हो रहा है gastrointestinal tract के द्वारा, बहुत कम अमाउंट में वो फीसिस में फाउंड होते हैं, जैसे कि लेस देन 2%, बाकी जितना है वो हमारी बॉडी के रेगुलेटरी मैकेनिज्म में वो क्या हो जाएगी, इन्वेड हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी. In a diarrhea causing the large quantities of the sodium is lost in a feces. Obviously, feces में 2% से ज्यादा अगर लेस हो रहा है तो डायरेटिक फॉर्म में, इसीलिए हम रिहाइड्रेशन थेरेपी में हम जैसे कि हम देखते हैं तो रिहाइड्रेशन फ्लूइड हम देते हैं जैसे कि ORS, तो उसमें मोस्टली कंटेंट किसका होता है, तो सोडियम का होता है कि जो सोडियम को रिकवर कर देगा और वो रिकवर करके जिस तरह से हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म को रिकवर कर सके. एक्सक्रीशन किस तरह से होता है, तो किडनी, तो मेजर रूट ऑफ द सोडियम एक्सक्रीशन, जैसे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के थ्रू हम एक्सक्रीशन प्रॉपर से कर सके. 80 ग्राम ऑफ पर डे हमें सोडियम का फिल्ट्रेट इनटू द ग्लोमेरुलर, मींस कि जो इंटेक ले रहे हैं उसमें से 80% उसका फिल्ट्रेट हो रहा है ग्लोमेरुलाई नेफ्रेटिक फॉर्म में. 99% आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के द्वारा जो नेफ्रोटिक फॉर्म हो रहा है, मींस कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में 99% वहां एब्जॉर्ब हो जाता है, 1% इज रिमेनिंग and 1% from to that filtrate portion. The 2% is filtrate out or unabsorbed form and passing through the feces or urine. Reabsorption in distal tubule controlled by the aldosterone, so जो increased होगा due to of the reabsorption form. In edema means in swelling formation हमें डायूटेरिक फॉर्म्स को हमें रिज्यूम करना है, लेकिन बहुत मॉडरेट अमाउंट में, जैसे कि एडिमा मींस की स्वेलिंग कंडीशंस, तो उस टाइम पे हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको डायूटेरिक्स कम लेने. तो वाटर और सोडियम कंटेंट ऑफ द बॉडी इंक्रीज. हमारी बॉडी में एडिमा कब होता है कि जब हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट प्लस सोडियम का इंटेक्टेशन मिनरल्स का बढ़ जाए हमारी बॉडी में, तभी एडिमा फॉर्म होता है. तो वो परमिएबिलिटी ज्यादा कर देगा. जैसे हमारी बॉडी में सोडियम इंटेक्ट है, ऑलरेडी बीटा ब्लॉकर्स काम नहीं कर रहा है और हम हाइपरटेंशन का रेट बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन ऑलरेडी है और हम सोडियम इंटेक्ट बढ़ रहे हैं, तो हाइपरटेंशन ऑलरेडी है तो वो हाइपरटेंशन को बढ़ाएगा. तो इसीलिए सोडियम क्या कर रहा है स्टूडेंट्स की जो ट्रांसपोर्टेबिलिटी फॉर्म है उसको बढ़ा रहा है, इसीलिए हमारा बॉडी में इंक्रीज करेगा हार्ट रेट को, तो उसके कारण हमें उसका कम इंटेक लेना चाहिए इन द फॉर्मेशन ऑफ द एडिमा. तो वो हार्ट की कॉम्प्लेक्सिविटी कारण पे एडिमा होता है, मींस इंफ्लेमेटरी कंडीशन के कारण भी होता है और अनदर हार्ट रिलेटेड कोई डिसीज के कारण भी होता है, जिसका इन शॉर्ट सीधा मेजर उसका हार्ट रेट के साथ है, ब्लड प्रेशर के साथ है सोडियम का, राइट. डायूटेरिक ड्रग जैसा कि एक्सक्रीट सोडियम, सोडियम जो आल्सो अलोंग विद द वाटर, मींस के डायूटेरिक एक्सक्रीट हो रहा है सोडियम अलोंग विद द वाटर के साथ, अलोंग से वो अटैच होके एक्सक्रीट हो रहा है, मींस की एक्सक्रीट हो रहा है. नॉर्मल वैल्यूज कितनी है, तो इन प्लाज्मा और इनटू द सेल. इन प्लाज्मा में कितना है, तो इन प्लाज्मा में 136 to 145 MQE per liter एंड इन सेल में कितनी है, तो 35 MEQ पर लीटर. प्लाज्मा में कितना है, तो 136 to 145 एंड इन द सेल में कितना है, तो 35 MEQ पर लीटर. मिनरल कॉर्टिकॉइड्स इन्फ्लुएंसेस कितना है, तो सोडियम मेटाबॉलिज्म, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स दैट इज अ स्टेरॉइड फॉर्म, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फ्लुएंस की जो इसका इन्फ्लुएंस फैक्टर पे सोडियम मेटाबॉलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट है. इन एड्रेनोकॉर्टिकॉइड इनसफिशिएंसी, अगर इन एड्रेनोकॉर्टिकॉइड इनसफिशिएंट होगा तो प्लाज्मा में सोडियम का इंटेक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसके लेवल उसका लेस हो जाएगा और यूरिनरी एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो इसके कारण यूरिनरी में एक्सक्रीशन सोडियम का कैसे हो जाएगा, बढ़ जाएगा. हाइपरनेट्रीमिया, व्हाट इज कॉल्ड एज हाइपरनेट्रीमिया. Hypernatremia, that is a plural corticosteroid therapy, that is called as what a hypernatremia, means कि सोडियम का इंटेक्ट हमारी बॉडी में मेंटेन करेगा, that is called as what a natremia. कौन कौन सा डिजीज में होता है, तो क्रूजिंग डिजीज, prolonged corticosteroid therapy and in dehydration, water predominantly lost, the blood volume decreased with the apparent concentration of sodium का बढ़ जाएगा. हाइपोनेट्रीमिया, उसका रिजल्ट कम हो गया हमारा बॉडी में, ब्लड में और प्लाज्मा और सीरम, इसकी ब्लड में उसका
सोडियम का इंटेक्ट लेस हो गया तो दैट इज कॉल्ड एज वाटर हाइपोनेट्रीमिया। और हाइपरनेट्रीमिया किसको बोलते हैं? सोडियम का इंटेक्ट हमारी बॉडी में बढ़ गया तो दैट इज कॉल्ड एज वाटर हाइपरनेट्रीमिया। तो कौन कौन सी कंडीशन में वो बताया। अब हाइपो मींस की कौन कौन सी कंडीशन में होगी, तो वॉमिटिंग, डायरिया, बर्न्स, एडिशन डिसीज मींस एड्रेनल इनसफिशिएंसी, एंड इन सीवियर स्वेटिंग, सोडियम इज लॉस्ट कंसिडरेबल इन मसल्स क्रैम्प एंड द हेडेक। तो वो सभी कंडीशंस में बॉडी में अगर सोडियम का लेवल हमारी बॉडी में से लेस हो गया तो ये कंडीशन अकर हो सकती है। बायोकेमिकल एस्टिमेशंस क्या है, तो फ्लेम फोटोमेट्री and ion selective electrodes. Flame photometry, that is one type of the photometry which is the which principle is based on the flame form, means की जो flame होती है वो type of the photometry है जिसमें से rays pass होंगे और उससे हम estimate कर पाएंगे। There are type of the spectroscopy or photometry and the ion and on selective electrodes, means कि ion selective electrodes द्वारा हम सोडियम का इंटेक्ट फाइंड आउट कर सके, क्योंकि वो भी एक आयन भी एक आयन सप्लीमेंट्री फॉर्म जो भी है वो आयन का सप्लाई कर रही है और ये भी एक आयोनेटिक फॉर्म का होमोस्टैटिसिस मैकेनिज्म को ही सप्लाई करी, इसीलिए आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स का हम यूज करेंगे बायोकेमिकल के एस्टिमेशन के लिए। नेक्स्ट इज अ पोटेशियम। तो प्रिंसिपल इंट्रासेल्युलर कैटायन, वो प्रिंसिपली क्या काम कर रहा है, इंट्रासेल्युलर कैटायन का काम कर रहा है। टोटल बॉडी पोटेशियम कितना है, तो 350 100 MEQ है and 75% in skeleton muscles. Total body potassium कितना है उसका, तो 3500 MQ and 75% intact into the skeleton muscles. Required for regulation of acid base balance and water balance into the cell. किसका, तो पोटेशियम का। पोटेशियम में कितना है, तो skeleton muscles में 75 इन्वॉल्वमेंट है और ये रेगुलेशन किसको कर रहा है, एसिड बेस बैलेंस में और वाटर बैलेंस इनटू द सेल। मेंटेनेंस इनटू इंट्रासेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर, मेंटेन करेगा जो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कन्वर्ट करे ऑस्मोटिक प्रेशर को वो मेंटेन करेगा। रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमाइनेशन ऑफ द नर्व इंपल्सेस, मींस की जो नर्व इंपल्सेस आयन सप्लीमेंट्री फॉर्म उसको वो मेंटेन करेगा, उसको रिक्वायर्ड फॉर्म से मेंटेन कर सकेगा। एंजाइम्स कौन कौन से यूज करते हैं, तो पायरुवेट काइनेज इन द ग्लाइकोलाइसिस डिपेंड ऑन द पोटेशियम फॉर द ऑप्टिमम एक्टिविटी, मींस की उसकी जो ऑप्टिमल एक्टिविटी है उसको पायरुवेट काइनेज जो ग्लाइकोलाइसिस को कॉज करेगा उस पे वो एंजाइमेटिक रिएक्शन को फाइंड आउट होगा। adequate intracellular connections of the potassium is necessary, means कि adequate intracellular जो concentration potassium क्या वो necessary है for the proper biosynthesis of the protein by the ribosome. Ribosomes का materialistic, means कि ribosomes में कौन कौन से ribosome के द्वारा काम होता है, तो जैसे कि प्रोटीन मेकिंग फॉर्म, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, इसमें से भी हमें जो ट्रांसलेशन प्रोसीजर हो रहा है, जो राइबोसोमल आरएनए बन रहा है, तो राइबोसोम के जो भी एक्टिविटिकल फॉर्म है उसमें ये पोटेशियम नेसेसरी है। एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम इन्फ्लुएंसेस द कार्डियक मसल्स एक्टिविटी, जो इन्फ्लुएंसेस कॉज हो रहे हैं कार्डियक एक्टिविटी को वो बैलेंस करेगा, उसको होमोस्टैसिस मैकेनिज्म कॉज करेगा। डेली रिक्वायरमेंट कितना है, तो इसका पोटेशियम का डेली रिक्वायरमेंट 3 to 4 ग्राम पर डे। सोर्सेज क्या है, तो बनाना, पोटैटो, ऑरेंज, बीन्स, पाइनएप्पल, chicken and the liver, that is a good source of the potassium. Tender coconut water and the rich source, that is a tender coconut water means कि जो tender processed नहीं है उसमें ये tender coconut water में good source है potassium का। Absorptions and excretions, तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे, हमारा यहाँ पे टाइम हो गया है स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे यहाँ से द absorptions and excretions by the biochemical mechanism. Okay, sir. तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।